जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। तो इस वीडियो में हम साइंस के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 2022 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इनको मैंने पहले बता दिया है आपको इनके प्रश्न। तो अगर वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हो। बाकी मैं आज इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल भी नहीं रटवाऊंगा, आप जानते हो मैं बिल्कुल भी नहीं रटवाता हूँ। बाकी आप लोग समझ सकते हो। चलो मैं देखता हूँ यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अम्ल, क्षार तथा लवण की आधुनिक अवधारणा क्या है, परिभाषा लिखिए। इसका मतलब क्या है कि आधुनिक परिभाषा लिखना, ये नहीं लिख देना है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। ऐसी परिभाषा नहीं लिखनी भाई साहब। आपको बोला है आधुनिक अवधारणा क्या है, उसके अनुसार परिभाषा लिखनी है। तो आपको लिखना है भाई साहब कि अम्ल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग में डाल रहा हूँ अम्ल। तो मैं आपको समझा देता हूँ, आप आराम से समझ जाओगे। आपने पीएच स्केल के बारे में तो पढ़ा होगा। पीएच स्केल क्या होता है, इस तरीके का एक प्रकार का स्केल होता है, आप जानते हो। उसके बाद क्या होता है, इसमें 1 से 14 तक मतलब नंबरिंग की हुई होती है। ठीक है, अब बीच में जो होता है यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है आप बताओ, न्यूट्रल होता है। ठीक है, मतलब 7 होता है। 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। उसके बाद 8 हो जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। इधर मान लो जितने, जैसे 8 हो गया, इधर 9 हो गया है ना, इधर 10, इधर 11, इधर 12, इधर 13, ऐसे। ठीक है, और इधर 1 है, इधर 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये हो गए। इस तरीके से कुछ पीएच स्केल होता है। अब इस पीएच स्केल में होता क्या है कि इधर जितने भी हैं, ये यहाँ तक 1 से 6 तक लेकर इधर इतना जितना पीएच पाया जाएगा तो वो क्या होगा, पदार्थ अम्लीय होगा, है ना। और इधर जो पाया जाएगा यहाँ से यहाँ तक वो होगा क्षारीय। ये आप जानते हो, नहीं जानते हो तो समझ लो। ठीक है, ये परिभाषा आपको रटनी ना पड़ी इसलिए मैं बता रहा हूँ। देख लो पूरी। बच्चे देखते नहीं है, नहीं आप लोग नहीं देखते हो, फिर सोचते हो ये मैं क्या देर लग जाएगी, लेकिन नहीं, आपको समझ कर याद करनी है, जिंदगी भर याद रहेगी। सच बता रहा हूँ, अगर रटोगे तो भूल जाओगे, एग्जाम के लिए ही बस बचोगे, हो सकता है एग्जाम में भी भूल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल। ठीक है, उदासीन मैं लिखे दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या बोला है, अम्ल। अम्ल क्या है मैंने आपको बताया, इधर यहाँ से यहाँ तक क्या है, अम्लीय पाया जाएगा। तो अब आप क्या लिखोगे, इधर का मतलब क्या है कि ये अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, ये अधिक मात्रा में क्षारीय होंगे तो OH- आयन देंगे। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन और ये हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 होगा तो उदासीन कोई भी आयन नहीं देंगे, बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। अब यहाँ पर आप लिखोगे कि ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब ऐसे आप लिखोगे। ठीक है, क्या है, ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, बस लिख सकते हो कि H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। अब इसी तरीके से मैं लवण की परिभाषा बता दे रहा हूँ। तो लवण क्या हो जाएगा भाई, तो अब आप सिंपल देखो, तो लवण इक्वल टू जो होता है, लवण कैसे बनता है, वो बनेगा अम्ल प्लस क्षार से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप लिखोगे ऐसे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक यानी आपसी अभिक्रिया से, पारस्परिक का मतलब आपसी, ऐसे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक या आपसी अभिक्रिया से बनते हैं लवण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिखोगे, यानी ये न्यूट्रल होते हैं, ये कोई भी मतलब जल में घुलने पर H+ आयन ना OH- कुछ नहीं देंगे, क्योंकि H+ आयन और OH- आयन दोनों रिएक्शन कर लेते हैं आपस में और ये जल बना लेते हैं, जैसे कि जल H2O। कैसे, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा थोड़ा सा। ठीक है, तो लवण क्या है, लवण आप लिखोगे, जब लवण बनेगा तो क्या क्या होगा, यहाँ पर होगी अभिक्रिया अम्ल प्लस क्षार की। ठीक है, अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया होगी और यहाँ पर बनेगा लवण और जल। ठीक है, लवण और जल प्लस जल। ठीक है, इस तरीके से। अब कैसे भाई साहब, देखो मैं बताता हूँ, सिंपल है। अम्ल कोई ले लो, मान लो मैंने HCl ले लिया, और क्षार कोई ले लो, क्षार मान लो मैंने ANaOH ले लिया। OH आयन हो, बस ये देखो Cl H है, H+ आयन है और ये OH- आयन है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ सूत्र कैसे बनता है। तो H का H+ पाया जाता है और Cl का जो -1 होता है, -1 + 1 कैंसिल हो जाता है, HCl बनाता है।
और Na का जो आवेश होता है Na प्लस होता है और OH का जो होता है OH माइनस होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि NaOH ये बनाया है देखो। लेकिन आपने पढ़ा होगा CaOH का ट्वाइस। अब आप बोलोगे ये कैसे बनता है, तो मैं बताना चाहूँगा Ca का जो आवेश होता है वो +2 होता है और OH का -1 होता है, तो ये दो जो है इधर लग जाता है, उल्टा लगता है, तो इसीलिए CaOH का ट्वाइस बनाता है। इसी तरीके से जितने भी सूत्र बनते हैं, तो HCl और NaOH जब अभिक्रिया करेंगे तो ये बना लेंगे भाई साहब NaCl बनाएंगे, 2 नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि Na का एक ही आवेश होता है Na प्लस। प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका जल यानी H2O। क्या बना, ये बना आपका लवण और ये बना आपका जल। तो अब आप लिख दोगे परिभाषा आराम से, मैंने इसीलिए नहीं रटवाई कि ऐसे पदार्थ जो ऐसे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से बनते हैं लवण कहलाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यही चीज़ एक और होगी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए इसी में आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है, यानी न्यूट्रलाइजेशन क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अंग्रेजी में है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखो क्या होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, सिंपल है भाई साहब। जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनाते हैं, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल जो है वो क्षार का प्रभाव खत्म कर देता है और क्षार जो है अम्ल का प्रभाव खत्म कर देता है, यानी एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और बीच में बंध जाते हैं और दोनों के प्रभाव खत्म हो जाते हैं। मान लो एक बहुत गुस्से वाला आदमी है और एक बहुत शांत आदमी है, ठीक है, एक बहुत शांत है एक बहुत गुस्से वाला है। जब दोनों आपस में लड़ते हैं तो बीच में अटक जाते हैं, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा आपकी हो गई। तो आपने अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कोई 2 एग्जाम्पल दो, 4 एग्जाम्पल दो, तो आप अनलिमिटेड एग्जाम्पल दे सकते हो। कैसे, HCl है या NaOH है, अब आप यहाँ पर HCl ले लो और पोटेशियम KOH ले लो, इसकी रिएक्शन करवाओगे, सिंपल बनेगा KCl प्लस H2। इसी तरीके से कैल्शियम ले लो, HCl प्लस CaOH, सिंपल रिएक्शन कराओ, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा CaCl2 प्लस H2। अब आप बोलोगे भैया ये Cl2 क्यों लगा, यहाँ पर 2 कैसे लग गया, यहाँ पर तो नहीं लग रहा था। तो मैं आपको अभी बताया ना कि जो Ca का आवेश होता है वो +2 होता है, बार बार बता रहा हूँ, और जो यहाँ पर Cl का होता है वो -1 होता है। अब -2 -1 तो कैंसिल नहीं होगी, इसमें होता क्या है कि Ca और जब Cl दोनों की आपसी रिएक्शन होगी तो इसका आवेश इधर आएगा और इसका जो +2 है इधर जाएगा, उल्टा होता है, मैंने बताया आपको, तो CaCl2 बनाता है, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया ही होप आप समझ गए होंगे। अनलिमिटेड एग्जाम्पल आप इस तरीके लिख सकते हैं। मान लो कोई भी धातु ले लिए, जैसे यहाँ पर H2SO4 ही ले लिए है ना, H2SO4 में तेजाब ले लिए और उसकी रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH से करा दी। अब आप बताना क्या बनेगा, H2SO4 ले लिए, उसकी रिएक्शन आपने KOH से करा दी, KOH से नहीं, H2SO4 ले लिए उस, हाँ, KOH से करा दी, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो आप ये सब लिख सकते हो। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या, कापर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए। तो कापर के 2 जो प्रमुख अयस्क हैं उनका नाम आपको बताना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं क्या क्या होता है, Cu, और क्या होगा यहाँ पर आपका जो सूत्र बनेगा Cu2S होगा। अब आप बोलोगे ये कैसे बना भैया तो फिर मैं बता रहा हूँ, यस का जो आवेश होता है वो -2 होता है और Cu का जो होता है वो +1 होता है। आपने और जगह पढ़ा होगा, Cu+2 ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्यूपरस। क्या है ये, क्यूपरस, ये क्यूपरिक। जिसमें ज़्यादा आवेश होता है उसको इक लगाते हैं, जिसमें कम आवेश होता है उसमें अस लगाते हैं, यानी क्यूपरस क्यूपरिक। ये क्या है, क्यूपरस सल्फाइड, ठीक है। क्यूपरस सल्फाइड हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं कापर ग्लांस भी बोल देते हैं, ठीक है। एक होता है पायराइट, क्या होता है दूसरा, एक होता है कापर ग्लांस, इसको लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है पायराइट। पायराइट का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है भाई साहब, देखो दोनों सल्फाइड एस के होते हैं, CuFeS2 ये होता है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसको आप मत याद करो, मैं आपको दूसरा बता दे रहा हूँ सरल, ठीक है, बिल्कुल सरल, इसको मत याद करो। चलो मैं बता दे रहा हूँ आपका जो आपका क्यूपराइट, क्या होगा, क्यूपराइट, इसका सूत्र क्या होगा भाई, Cu2O, ऑक्साइड, कापर ऑक्साइड है ना, तो कापर
जब और भी एक है अयस्क का मतलब क्या है, आप लिख सकते हो CuO भी लिख सकते हो, बिना बुझा हुआ जो चूना आता है वो भी तो एक अयस्क है ना। तो ये हो गया कॉपर का अयस्क, सॉरी कैल्शियम का होता है वो CaO ठीक है, मुझे ये कन्फ्यूजन हो गई थी, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लेकिन आप ये लिख सकते हो, ठीक है। Cu2O लिखे तो आपने ये कॉपर ऑक्साइड। चलो आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी समझाने वाली, ये याद करने वाली चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इसका मैं सूत्र बता दे रहा हूँ आपको। होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, ठीक है, ये होता है CaOCl2, ये आप याद कर लेना, ठीक है। जो आपका हाइपोक्लोराइड होता है OCl होता है, उसका आवेश होता है -1, आप याद रख लो, ठीक है। तब आप कैल्शियम यहाँ पर 2 लगा है, तो ये आप याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, अभी बता दे रहा हूँ। धातुओं को जब क्या है उसके अभिक्रियाशीलता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सक्रिय श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी भी बोल सकते हैं। क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक का मतलब क्या है, जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देते हैं धातुओं से अपने परमाणु का। जैसे अभी मैं बताता हूँ कैसे। जो आपकी सक्रियता श्रेणी होती है वो होती है, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होती है, पोटेशियम सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जिंक आज तक याद है, आयरन Fe, लेड Pb, हाइड्रोजन कॉपर मरकरी Hg, सिल्वर Ag, अर्जेंटम है ना, गोल्ड Au का मतलब आरम इसको बोलते हैं। अब आप बोलोगे आयरन को Fe क्यों बोलते हैं, तो इसका नाम फेरम है। क्या है, फेरम, ठीक है, तो इसीलिए Fe लगाते हैं फेरम के अनुसार। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो धातुएं हैं वो किसी भी अम्ल से जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर है, इधर है बाएं साइड, मान लो इधर दाएं साइड है, यानी ऊपर नीचे भी आप लिख सकते थे। इधर क्या है, ये वाली धातुएं बहुत अभिक्रियाशील है, फिर उससे ये कम है, फिर उससे ये कम है, उससे ये कम है, उससे ये कम है। समझ में आया। तो ये क्या है, मतलब एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर। तो आप लिख सकते हो कि धातुओं को जब अभिक्रियाशीलता के आधार पर, उनके मतलब अभिक्रियाशीलता या ताकत के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, उसी श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब इसमें जो ये धातुएं हैं बहुत तीव्र अभिक्रियाशील हैं, ये कुछ मीडियम में हैं, और ये वाले एकदम अभिक्रियाशील हैं। कुछ अनअभिक्रियाशील आप लिख सकते हैं, जैसे चांदी, और ये अभिक्रिया नहीं करती ज़्यादा मैक्सिमम जगहों पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो का कम से कम लाइक एम रख देता हूँ, कम से कम चलो रख देते हैं भाई साहब 300 आप करवाते नहीं हो, 500 रख दिया था उस वीडियो में, नहीं करवाए, तो मैं इस बार 300 रख रहा हूँ। आई होप आप करवा दोगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, कमेंट भी कर देना। जय हिंद।